Hello everyone. We are going to study in this video about gravitation. What is gravitation? देखिए, तुमने इस चैप्टर में ग्रेविटी या फिर अभी प्रीवियस क्लासेस में ये वर्ड ज़रूर सुना होगा, ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल या ग्रेविटेशन फोर्स। क्या है बेसिकली डिफरेंस? देखो, वैसे डिफरेंस तो कुछ है नहीं देखा जाए तो फोर्स के रिलेटेड, दोनों सेम है, ये दोनों ही सेम वर्ड है। लेकिन जब भी हम प्लैनेट के बारे में बात करें, तो वहाँ पे हम क्या बोलेंगे? ग्रेविटी। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी बोल सकते हैं, बट ग्रेविटी जनरली प्लैनेट्स के लिए ही होता है। इसमें बस यही डिफरेंस है कि ग्रेविटी वर्ड हमेशा प्लैनेट्स के लिए यूज़ किया जाता है, बाकी ग्रेविटेशनल फोर्स भी बोलेंगे हम तो चलेगा। ठीक है, अब ये ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटी फोर्स होता क्या? तो देखो होंगे कि पेड़ के पास जब न्यूटन एक बार बैठा हुआ था, ठीक है, और उसको एप्पल गिरते हुए दिखा, ठीक है, फिर उसने सोचा, क्या सोचा कि कोई भी चीज़ को जब ऊपर हम फेंकते हैं, ठीक है, तो हमेशा लौट करके वो वापस क्यों नीचे आती है? क्या है ऐसी चीज़ जो नीचे उसको अट्रैक्ट करती है? तो जो नीचे अट्रैक्ट कर रहा होता है उसी को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। और वो कौन अट्रैक्ट करता है? अर्थ। अर्थ सभी ऑब्जेक्ट को अपने सरफेस के ऊपर अपने सेंटर की तरफ खींच रही होती है, और इसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटी या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स। देखो इसको, द अर्थ अट्रैक्ट्स और पुल, अट्रैक्ट खींचना, ऑल द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट सेंटर, अपने सेंटर की तरफ खींचना। द फोर्स विथ विच द अर्थ पुल्स द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल फोर्स। उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। अकॉर्डिंग टू न्यूटन एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, सारे ऑब्जेक्ट यूनिवर्स के अंदर क्या करते हैं? सर्टेन फोर्स लगाते हैं। एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई ना कोई फोर्स लगा रहा होता है, ठीक है, और इस फोर्स को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। न्यूटन के अकॉर्डिंग अगर कोई मास छोटा है तो वो उनके बीच में जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है वो हमें दिखेगा नहीं, लेकिन अगर कोई मास बड़ा है तो वो हम देख सकते हैं। जैसे कि अर्थ के ऊपर तुम किसी छोटे से ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंक दो तो अर्थ सडनली वो क्या हो जाएगा? थोड़ी देर के बाद अपने आप ही नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा। तो वहाँ पे हम देख सकते हैं कि फोर्स क्या है? एग्जर्ट हो रहा है। ठीक है, मतलब कि ये बड़ा मास इस छोटे मास के ऊपर, स्मॉल एम के ऊपर, ये कैपिटल एम फोर्स एग्जर्ट कर रहा है। ठीक है, अब ये कितना फोर्स एग्जर्ट करेगा ये हम सीखेंगे इस लॉ के अंदर। इस लॉ को क्या बोला जाता है? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल। ये लॉ क्या कहता है? ये लॉ कहता है कि फोर्स हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के प्रोडक्ट का। अगर किसी दो ऑब्जेक्ट का मैंने ले लिया, ये ऑब्जेक्ट 1 एंड ऑब्जेक्ट 2, इसका मास है m1, इसका मास है m2, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस कहाँ से? सेंटर से। ठीक है, ये याद रखना, डिस्टेंस हमने कहाँ से लिया है? इसके सेंटर से। इसका सेंटर का डिस्टेंस कितना ले लिया? r, स्मॉल r। ठीक है, तो क्या बोल रहा है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, इन दोनों के मास का प्रोडक्ट स्क्वायर, मींस फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम। ठीक है, देखो यहाँ पे ये चीज़ें लिखी हुई है, एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी। जैसे न्यूटन ने बताया था कि हर एक बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रही होती है यूनिवर्स के अंदर। वो फोर्स कितना है? फोर्स है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उन दोनों के मास का प्रोडक्ट, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर, डिस्टेंस, डिस्टेंस के स्क्वायर का। ठीक है, किसके डिस्टेंस का? उन दोनों के बीच का डिस्टेंस का। और डिस्टेंस कहाँ से लेना है? उनके सेंटर से डिस्टेंस लेना है। ठीक है, सेंटर 1, यहाँ पर हम देते हैं सेंटर 1 एंड सेंटर 2। ओके, दोनों के सेंटर का डिस्टेंस का स्क्वायर। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट, दोनों इक्वेशन से क्या मिल गया हमें? F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मास अपॉन में आर स्क्वायर। ओके, अब इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करते हैं तो क्या आ जाता है? कैपिटल जी। और इस कैपिटल जी को क्या बोला जाता है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, ये कांस्टेंट कौन सा है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन डिफरेंट है। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बोलता है?
फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मास और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम, ठीक है। बट उस प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करने के लिए हमें एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है। वो कांस्टेंट क्या है? कैपिटल जी, ठीक है। वो कैपिटल जी को क्या बोला गया है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो एफ है, ठीक है, ये एफ है, ये वाला, ठीक, ये एफ, ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी कौन से होते हैं? जिनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, मैग्नीट्यूड इन द सेंस वैल्यू होता है, ठीक है, और साथ में डायरेक्शन भी हो, ठीक। तो ग्रेविटेशन के पास दोनों चीज़ होता है। और क्या है फैक्ट वाली बात है, जो कैपिटल जी है, कांस्टेंट है हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, वो किसी भी मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करता। मीडियम का इन द सेंस, कोई अगर बोले कि एयर के अंदर कैपिटल जी एक्स वाई जो भी है, तो गैस के अंदर कैपिटल जी की वैल्यू वाई हो जाएगी? नहीं। या फिर वाटर के अंदर कैपिटल जी की वैल्यू जेड हो जाएगी? नहीं। ये सारे स्टेटमेंट गलत है। कैपिटल जी की वैल्यू हर मीडियम में क्या रहने वाली है? सेम, ठीक है। नेक्स्ट, कैपिटल जी किसी भी मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता। कहने का मतलब है, अगर किसी का मास बड़ा है तो वहाँ पे कैपिटल जी की वैल्यू ज़्यादा होगी, या किसी का मास छोटा है तो वहाँ कैपिटल जी की वैल्यू कम होगी। ये भी गलत है, ठीक है। कैपिटल जी की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होती है। अब ये कितनी होती है, ये हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, ठीक है। देखो, कैपिटल जी की वैल्यू साइंटिफिक प्रूव्ड है। ये प्रूव कैसे हुआ, ये अभी आपके बुक में है नहीं, ये हायर लेवल है, ठीक है। तो अभी हम याद कर लेते हैं कि कैपिटल जी की वैल्यू कितनी आई? 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर, ठीक है। कैसे? 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर, ठीक है। अब ये एसआई यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर कैसे आया, ये हम निकाल सकते हैं, ठीक है। ये लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। कैपिटल जी की वैल्यू इतनी होती है। इसका एसआई यूनिट कैसे आया वो भी पता करते हैं हम, ठीक है। कैसे पता करेंगे? जैसे हमें पता है फोर्स के, अभी ऊपर देखा हमने, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू क्या है? ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये फोर्स है। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स का है वैल्यू जी इंटू में m1 इंटू m2 अपॉन में आर स्क्वायर। जी की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। तो क्या करेंगे? जी को यहीं पे स्टॉप करेंगे, यहीं पे स्टॉप करेंगे और इन सब की वैल्यू यहाँ पे लेकर के जाएंगे, ठीक है। पहले आर गया इधर, तो क्या हो गया? एफ इंटू में आर स्क्वायर, ये देखो, जी m1 m2 आर स्क्वायर हो गया। अब जी की वैल्यू क्या हो जाएगी? एफ आर स्क्वायर अपॉन में m1 m2। एफ की वैल्यू क्या होती है? न्यूटन, ठीक है। आर की वैल्यू क्या होती है? मीटर स्क्वायर, ठीक है। और कैपिटल एम, ये दोनों क्या है? मास। मास इसमें वैल्यू निकालते हैं हम इन टर्म्स ऑफ केजी, ठीक है। तो क्या हो गया? जी की वैल्यू न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। तो आप जी की ऐसा यूनिट ऐसे करके निकाल सकते, ठीक है। द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। कैपिटल जी की वैल्यू फोर्स के वैल्यू के इक्वल हो सकती है, ठीक है। कैसे हो सकती है? जब हम उनके बीच का डिस्टेंस भी यूनिट रख दे और मास को भी यूनिट रख दे। कैसे? ये देखो, फोर्स इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। एम दोनों मास को क्या बोला इन्होंने? यूनिट मास रखने के लिए, और डिस्टेंस कितना रखने के लिए बोला? यूनिट रखने के लिए। मास को यूनिट रख दिया 1 इंटू में 1 अपॉन में 1, तो क्या हो गया? फोर्स की वैल्यू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के वैल्यू के इक्वल हो गई। कब? जब हम मास को भी, दोनों मास m1 m2 को 1 रखेंगे 1 kg, और डिस्टेंस बिटवीन दैम ये क्या रखेंगे? 1 मीटर। तो f की वैल्यू g के वैल्यू के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। f इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? आप जैसे हमने g की वैल्यू ऊपर याद करी थी, 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर पर के जी स्क्वायर। जी की वैल्यू, वही वैल्यू किसकी हो जाएगी? फोर्स की वैल्यू। बट जी का ऐसा यूनिट था न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर, और फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होगा? न्यूटन, ठीक है। नेक्स्ट है, एक एग्जाम्पल दे रखा है। ये एग्जाम्पल क्या है? ये देखो, अर्थ है, ठीक है।
ये क्या है, अर्थ। ठीक, इस अर्थ के ऊपर एक बॉल रख दिया हमने, छोटा सा बॉल रखा है, इसका मास कितना है 1 kg। ठीक है, इसका मास दे रखा है बॉल का 1 kg, और मास ऑफ अर्थ कितना दे रखा है 6 × 10⁻24 kg। ठीक है, ये गिवन है यहाँ पर। आप देखो इन दोनों का डिस्टेंस कहाँ से लेना है हमें, सेंटर से। इसका सेंटर ये होगा और इसका सेंटर मतलब कि रेडियस ऑफ द अर्थ। ठीक है, रेडियस ऑफ द अर्थ ही होगा, और कितना होता है वो 6.4 × 10⁻³ किलोमीटर। ठीक है, इसका रेडियस इन कंपैरिजन इसका रेडियस क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो अप्रॉक्स हम ले लेते हैं, रेडियस बिटवीन दैम इज रेडियस ऑफ द सॉरी डिस्टेंस बिटवीन दैम इज रेडियस ऑफ अर्थ, ये हम अप्रॉक्स ले लेते हैं। ठीक है, तो हम फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पे फोर्स का, क्या है, फोर्स इक्वल्स टू बी जी m1 अपॉन में m इंटू में m2 अपॉन में r²। ठीक है, g की वैल्यू कितनी है 6.67 × 10⁻11। ठीक है, और m1 की वैल्यू कितनी है 1, और m2 की वैल्यू 6 × 10⁻24 kg। ठीक है, 6 × 10⁻24 kg ये लिख दिया मैंने, अपॉन में r², r कितना है 6.4 × 10⁻³ का स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए पहले पावर को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, 6.67 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, पावर को एक जगह लिख लेंगे -11 और प्लस का 24 अपॉन में 6.4 इंटू में 6.4 इंटू में 10⁻6। तो इन पावर वाले को एक साथ सॉल्व करना है, तो कितना हो जाएगा, ये पावर वाले एक साथ सॉल्व करेंगे हम तो 10⁻24 में से 11 गया तो 3, और 2 में से 1 गया तो 1 प्लस का, और ये माइनस का 6, तो कितना हो गया ये इंटू में 6.67 इंटू में 6 अपॉन में 6.4 इंटू में 6.4। पॉइंट से पॉइंट गया, क्योंकि यहाँ पे 2 पॉइंट है तो ऊपर 100 आ जाएगा, और ये पॉइंट गया तो नीचे 100 आ जाएगा, तो ये तो ऐसे कैंसिल आउट हो गया। तो अब इसको तुम मल्टीप्लाई कर देना आपस में, और इसको मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, और मल्टीप्लाई करके इसको डिवाइड कर देना, क्योंकि ये जितना भी आंसर आएगा, ठीक है, उसका क्या आएगा 10 की पावर, ये 6 यहाँ 13 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 7। ठीक है, और तुम्हारा आंसर, तो फाइनली आंसर कितना आएगा 9.8 आने वाला है। ठीक है, 9.8 न्यूटन फोर्स की वैल्यू कितनी आई 9.8। सो लार्ज बॉडी एक्सर्ट अ फोर्स ऑन ए स्मॉल बॉडी इज लार्ज। तो हमने क्या देखा कि बड़ा बॉडी क्या था यहाँ पे अर्थ ने कितना फोर्स इसके ऊपर एक्सर्ट करा 9.8 न्यूटन का फोर्स एक्सर्ट करा। ठीक है, तो व्हेन द बोथ द ऑब्जेक्ट्स आर वेरी बिग, जब दोनों ऑब्जेक्ट बड़े होंगे, यहाँ पे तो एक ऑब्जेक्ट बड़ा था, ये लार्ज ऑब्जेक्ट था अर्थ, और एक ऑब्जेक्ट क्या था स्मॉल, तो इतना फोर्स एक्सर्ट हुआ है 9.8 न्यूटन। ठीक है, लेकिन जब दोनों ही बॉडी बड़े होंगे तो उनका मास भी बड़ा होगा, जब ग्रेविटेशनल फोर्स या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उन दोनों के बीच में भी क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। इट मीन्स फोर्स किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, प्रोडक्ट ऑफ द मासेस। ठीक है, और इन्वर्सली किसके डिपेंड कर रहा है, डिस्टेंस के। तो जितना डिस्टेंस कम रहेगा उतना ही फोर्स बढ़ जाएगा, और जितना मास हैवी रहेगा उतना ही ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसी स्टेटमेंट का कहना ये था। बाकी ये न्यूमेरिकल तुम इजीली सॉल्व कर सकते हो, बस पहले पावर वाले को अलग से सॉल्व करना चाहिए, हमें पावर वाले को अलग सॉल्व कर लेंगे, और फिर बाकी जो नंबर बच गए उसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके आंसर लिख देंगे। फाइनली आंसर कितना जाएगा 9.8 न्यूटन। अभी और क्वेश्चंस हम करेंगे, वो बाद में देखते हैं। इसके बाद आता है ये ग्रेविटेशनल फोर्स क्या क्या काम करता है, किस चीज़ में हेल्प करता है हमारी। तो देखो, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, ये हमारे सोलर सिस्टम को होल्ड करके रखता है। ठीक है, तुमने सोलर सिस्टम का स्ट्रक्चर देखा होगा, कैसा होता है, बीच में सन होता है और बाकी प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं। लाइक कि बीच में तुम खड़े होकर के कभी तुमने क्या किया होगा, किसी पत्थर को थ्रेड में बांध करके रोटेट किया होगा, तो उस समय कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स।
ठीक है। अ फोर्स कॉल्ड अ सेंट्रीपिटल फोर्स इज नीडेड टू मेक एन ऑब्जेक्ट मूव इन सर्कुलर ऑर्बिट। ठीक है, तो वो फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हेल्प करता है, ऑब्जेक्ट को सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर हेल्प करता है, मूव करने में हेल्प करता है। और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करता है, इस प्लैनेट्स को बाइंड करके रखता है। ठीक है, इसको दूर भागने नहीं देता है। ठीक, तो सेंट्रीपिटल फोर्स जैसे इन्वॉल्व था यहाँ पर, उसी तरीके से ग्रेविटेशनल फोर्स भी इसको बाइंड करके रखता है। बाकी ये सारे प्लैनेट्स को कौन बाइंड करके रखता है, सन बाइंड करके रखता है। सन सबके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा होता है। ठीक है, यहाँ तक कि जो टाइड्स होता है, टाइड्स कैसा, हाई टाइड्स और लो टाइड्स। हाई टाइड्स और लो टाइड्स में क्या होता है, हाई टाइड्स में वाटर लेवल इंक्रीज हो जाता है और लो टाइड्स में वाटर लेवल डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो ये भी किसके वजह से होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से होता है। और ये ग्रेविटेशनल फोर्स किस किस के बीच में लग रहा होता है, यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होता है मून का, अर्थ का और सन का, इन तीनों का इन्वॉल्वमेंट होता है। अब अगला टॉपिक क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये क्या होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देखो इतनी देर से हम क्या बात कर रहे हैं कि अगर हम कुछ चीज़ ऊपर फेंकते हैं तो वो डेफिनेटली नीचे आती है। तो मैं एक चीज़ बता देता हूँ तुम्हें, कभी भी तुम ऊपर फेंकोगे तो एक्सपीरियंस करना कि ऊपर फेंकने वक्त में हमेशा स्पीड कम होती रहती है। ठीक है, उसी तरीके से नीचे फेंकने वक्त में स्पीड इंक्रीज होती है। ठीक है, स्पीड क्या होती है यहाँ पे, इंक्रीज होती है नीचे फेंकने वक्त में, और ऊपर फेंकने वक्त में स्पीड क्या होती है, डिक्रीज होती है। ठीक है, यहाँ पे डिक्रीज होता है। तो ऊपर या नीचे वेलोसिटी क्या हो रहा है, दोनों केस में वेलोसिटी दोनों केस में चेंज हो रहा है। और हमने पढ़ा था कि जब वेलोसिटी चेंज हो, ठीक है, वेलोसिटी चेंज हो तो क्या प्रोड्यूस हो जाता है, एक्सेलरेशन। ठीक है, क्या प्रोड्यूस होता है, एक्सेलरेशन। लेकिन यहाँ पे जो प्रोडक्शन हो रहा है, मतलब एक्सेलरेशन का जो प्रोडक्शन हो रहा है, बिकॉज ऑफ किसके हो रहा है, किसके हो रहा है, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से। ठीक है, तो ऐसे एक्सेलरेशन को हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जो ऐसा एक्सेलरेशन जो ग्रेविटी की वजह से प्रोड्यूस हो, तो उस एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो देखो जब भी तुम फ्रीली अपने हाथ से, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट गिराओगे तो वो कितने स्पीड से नीचे गिरेगी, कितने एक्सेलरेशन से नीचे गिरेगी, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। और कभी भी तुम किसी बॉडी को या ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हो तो हमेशा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से कम हो रही होती है, मतलब रिटार्डेशन हो रहा होता है, डिक्रीज हो रही होती है। इसलिए रिटार्डेशन का मतलब क्या होता है, कम होना। ठीक है, अपोजिंग फोर्स कुछ लग रहा होता है तुम्हारे ऊपर, तो 9.8 मीटर पर सेकेंड से डिक्रीज हो रहा होता है। और जब नीचे आता है तो 9.8 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से आ रहा होता है, और ऊपर जाता है तो माइनस का 9.8 हो रहा होता है। ठीक है, माइनस का जी हो रहा था, कहने का मतलब है माइनस जी हो रहा होता है यहाँ पे। ये माइनस 9.8 मतलब डिक्रीज होना 9.8। ठीक है, फिर 8 पॉइंट, फिर 7 पॉइंट, ऐसे करके डिक्रीज हो रहा होता है। ठीक है, और ऊपर जब ऊपर से जब नीचे आता है तो प्लस का जी। जब हम वैल्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे तुम जी की वैल्यू पॉजिटिव रखोगे, किसके लिए, जब ऑब्जेक्ट को नीचे फेंकते हैं तब, ये याद रखना। और जब ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं तो जी की वैल्यू नेगेटिव होती है, ये भी याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के फॉर्मूले को सॉल्व करने के लिए, एक रिलेशन बताने के लिए कहने का मतलब है, डेरिवेशन है। डेरिवेशन क्या है, ये देखो, अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है, इसका मास है कैपिटल एम। ठीक है, इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसका मास कितना है, स्मॉल एम। ठीक है, ये स्टोन है यहाँ पर, ठीक, इसका मास है स्मॉल एम, इसका कैपिटल। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या है, कैपिटल जी। और रेडियस ऑफ अर्थ कितना है, आर। क्यों, क्योंकि ये स्टोन कहाँ पे पड़ा हुआ है, इसी के ऊपर पड़ा है, तो डिस्टेंस बिटवीन दैम कितना ले लेंगे, तो ये अप्रॉक्स ले लेंगे ना, क्योंकि यहाँ पे तो ये नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो डिस्टेंस बिटवीन दैम इज कैपिटल आर। ठीक है, ये अप्रॉक्स डिस्टेंस है। ठीक, तो देखो पहले तो यहाँ पे लिया है फोर्स इक्वल्स टू जी इंटू में कैपिटल एम फॉर अर्थ, स्मॉल एम फॉर स्टोन, अपॉन में आर स्क्वायर। क्योंकि इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो कितना है, जी इंटू में एम एम अपॉन आर स्क्वायर। और एक और फोर्स लग रहा है, वो फोर्स किसका लग रहा है, अर्थ ऑब्जेक्ट स्टोन के ऊपर लगा रही है। ठीक है, कितना लगा रही है, एम इंटू ए। या कहने का मतलब है
कि ये जो ये फोर्स लग रहा है उसके वजह से इसमें जो एक्सेलरेशन आया वो एक्सेलरेशन कितना आया है, F/m, ठीक है। या ये तुम ये कह लो या तुम इसको ये कह लो कि इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो ये है, और अर्थ जो स्टोन के ऊपर फोर्स लगा रहा है, ठीक है, वो कितना है, m/a, ठीक। ये कर दिया, इन दोनों को कर दिया हमने इक्वेट, ठीक है, इन दोनों को क्या कर दिया हमने, इक्वेट। इक्वेट करने के बाद क्या आया, ma = Gmm/r², ठीक। यहाँ से स्मॉल m कैंसिल आउट हो जाएगी, मतलब इस एक्सेलेरेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, Gm/r², ठीक है। देखो पहला फोर्स क्या था, दोनों के बीच में फोर्स कितना एग्जर्ट हो रहा है, दूसरा फोर्स क्या है कि अर्थ स्टोन के ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है, ठीक है। अर्थ, क्योंकि हमने पढ़ा है ना कि कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ के ऊपर पड़ा हुआ है तो अर्थ उसको अपने सेंटर की तरफ खींच रहा होता है, ठीक है। वो कितने फोर्स से सेंटर की तरफ खींच रहा होता है, ये क्या है, फोर्स = ma, ठीक है। इसी ए की जगह पे हम क्या लिख देते हैं, g, ठीक। तो क्या हो जाता है ये, F = mg। तो अर्थ अपने सेंटर की तरफ कितना फोर्स लगा रहा होता है दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर, mg, ठीक। तो स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल आउट, ए की जगह हमने क्या लिख दिया यहाँ पे g, तो g की वैल्यू कितनी होगी, Gm/r²। तो कभी क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन स्मॉल g एंड कैपिटल G, तो तुम ये डेरिवेशन करके दिखा सकते हो स्मॉल g और कैपिटल G में क्या रिलेशन है, ठीक है। नेक्स्ट वेरिएशन क्या होता है g का, स्मॉल g का, ठीक है, पोल्स के ऊपर और इक्वेटर। हम जानते हैं कि अर्थ का सरफेस कैसा है, स्फेरॉइड, ठीक है, स्फेरॉइड ऐसे बनाते हैं, ऐसे करके, ठीक है। तो ये क्या है अपना पोल है, ये पोल है, और ये क्या है, इक्वेटर, ये इक्वेटर है, ठीक है। इस पोल के ऊपर g की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्यों, क्योंकि इसका डिस्टेंस सेंटर से और इक्वेटर का डिस्टेंस, ये इक्वेटर है यहाँ पे, इसका डिस्टेंस सेंटर से और इक्वेटर का डिस्टेंस, दोनों में से डिस्टेंस किसका ज़्यादा है, यहाँ पे डिस्टेंस कम है और यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा है। तो जहाँ पे डिस्टेंस कम होगा वहाँ पे g की वैल्यू बढ़ जाएगी, क्यों, क्योंकि Gm/r², r इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, ठीक है। तो r की वैल्यू कम होगी तो g की वैल्यू बढ़ जाएगी, और यहाँ पे क्या है, r की वैल्यू बढ़ गई, इक्वेटर पे r की वैल्यू बढ़ जाती है तो g की वैल्यू कम हो जाती है। तो वेरिएशन तुमने देख लिया कि g की वैल्यू कैसे होती है ऊपर पोल्स पे और इक्वेटर पे, ठीक है। इसके बाद आता है फ्री फॉल का केस। ये फ्री फॉल मतलब क्या होता है, देखो कभी भी किसी बॉडी को हम छोड़ते हैं ऊपर से तो वो डायरेक्ट कौन खींच रहा होता है उसको, अर्थ का सेंटर, और कितने फोर्स से खींच रहा होता है, mg के हिसाब से, अभी देखा हमने ऊपर, ठीक है। इसी g को बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक। तो द फॉलिंग ऑफ बॉडी और ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ हाइट, किसी भी हाइट से, टुवर्ड द अर्थ अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ इज कॉल्ड अ फ्री फॉल, इसी को हम बोलते हैं फ्री फॉल। लेकिन कोई क्वेश्चन पूछते हैं कि अभी हमारा जो सरफेस है, एटमॉस्फेयर है, इस एटमॉस्फेयर में ये क्या है, अर्थ एक स्टोन को, एक क्या है, स्टोन को और सेम टाइम पे एक फेदर को छोड़ा जाए तो सबसे पहले कौन गिरेगा, तो तुम बोलोगे सबसे पहले स्टोन गिरेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। स्मॉल जी की वैल्यू, स्मॉल जी की वैल्यू सारे ऑब्जेक्ट पे क्या लग रहा होता है, सेम लग रहा होता है। जैसे हमने क्या पढ़ा था, कैपिटल जी की वैल्यू कभी चेंज नहीं होती, कैपिटल जी ना ही मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है ना मास के ऊपर डिपेंड करता है। उसी तरीके से स्मॉल जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ये दोनों एक ही रेट से नीचे गिरेंगे, लेकिन अपना एटमॉस्फियर होने की वजह से, एटमॉस्फियर में क्या है, एयर, अब क्या लगेगा इनके ऊपर, एयर रेजिस्टेंस लगेगा। तो एयर रेजिस्टेंस लगने की वजह से एक ऑब्जेक्ट पहले गिरता है, दूसरा ऑब्जेक्ट कम गिरता है। जिस पे एयर रेजिस्टेंस ज़्यादा लगेगा वो बाद में गिरेगा, तो सबसे ज़्यादा किस पे लगेगा, फेदर पे लगेगा, सबसे कम किस पे लगेगा, स्टोन, इसलिए स्टोन जल्दी से गिर जाता है नीचे और फेदर को टाइम लगता है, ठीक है। लेकिन यही चीज़, ये सेम कंडीशन हम वैक्यूम के अंदर करें तो वहाँ पे तो एयर रेजिस्टेंस है नहीं, ठीक है, तो वो दोनों के दोनों एक ही रेट पर एक ही टाइम में गिरेंगे नीचे, ठीक है।
तो फ्री फॉल समझ में आया। फ्री फॉल का मतलब कि फॉलिंग ऑफ बॉडी फ्रॉम अ हाइट टुवर्ड्स द अर्थ अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स इज नोन एज फ्री फॉल। और एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये एक्सेलेरेशन किसके वजह से आया है? ग्रेविटी की वजह से। एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज डज नॉट डिपेंड्स ऑन मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डज नॉट डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ बॉडी एंड एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला स्मॉल g इक्वल्स टू कैपिटल G इंटू में m अपॉन r स्क्वायर। सिंस द एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द बॉडी, all the bodies whether heavy or light fall with the same acceleration toward the surface of earth। देखा, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता, चाहे वो हैवी हो या फिर लाइट हो, वो एक ही रेट से नीचे गिरेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जी की वैल्यू हर प्लेनेट पे अलग अलग होती है। जैसे कि अर्थ के ऊपर जी की वैल्यू कितनी है? अर्थ की 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और मून की कितनी होती है? 1/6, मतलब कि जितनी अर्थ की है उसकी 1/6 होती है जी मून के ऊपर, ठीक है। ये रिलेशन है, इस रिलेशन को हम आगे प्रूव करते हैं, ठीक है। उससे पहले देखो, ये जो काइनेमेटिक के इक्वेशन हमने पढ़े थे, ठीक है, मोशन वाले चैप्टर में क्या क्या पढ़ा था? v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू भी 2as, ठीक है, यही पढ़ा था हमने। अब ग्रेविटेशनल वाले चैप्टर में हमने ए की जगह पे सारा जी रख दिया और एस की जगह पे एच रख दिया, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे सारा इन टर्म्स ऑफ वर्टिकल डिस्टेंस के लिए बात करते हैं। वर्टिकल डिस्टेंस एच हो जाता है और एक्सेलेरेशन किसके वजह से होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से, इसलिए ए की जगह पे जी हो जाता है। तो कुछ नहीं है, सेम है, वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी की जगह जी टी, एस की जगह एच इक्वल्स टू यू टी हाफ ए टी की जगह जी टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस में 2as की जगह जी एच, ठीक है। इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2gh, ठीक है। बाकी मैंने क्या बताया था कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं तो जी की वैल्यू नेगेटिव रखनी पड़ती है, ठीक है, और किसी भी ऑब्जेक्ट को नीचे फेंकते हैं तो जी की वैल्यू पॉजिटिव रखनी पड़ती है। नहीं रखोगे तो आंसर गलत आ जाएगा, और ये न्यूमेरिकल के वक्त में हम करके देखेंगे। नेक्स्ट, जितना टाइम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर जाने में लगता है उसी ऑब्जेक्ट को उतना ही टाइम नीचे आने में भी लगता है, ठीक है। तो टाइम ऑफ ड्यूरेशन क्या लगेगा? सेम रहेगा दोनों कंडीशन में, t1 और t2, ठीक है। t1 इक्वल्स टू भी t2। नेक्स्ट आता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। जैसे हम नॉर्मल क्या बोलते हैं कि मेरा मास 10 kg है या 62 kg है या 42 kg है, ठीक है, लेकिन ये लेमैन टर्म है, एक्चुअली में ये मास नहीं है, ठीक है, ये मास नहीं होता है। ये क्या होता है? मास के साथ ग्रेविटी इन्वॉल्व होती है, ठीक है, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक। ये ग्रेविटी अभी ये समझेंगे यहाँ पर, ठीक है, ये टर्म्स के साथ, ये मास और वेट के साथ। देखो, मास एक्चुअली में है क्या? द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन इट। किसी भी मैटर के अंदर कितने पार्टिकल्स, कितने क्वांटिटी प्रेजेंट है, यही क्या कहलाता है? मास, ठीक है। द एसआई यूनिट ऑफ मास इज केजी। मास क्या होता है? हमेशा कांस्टेंट रहता है, मास हमेशा कांस्टेंट रहता है। द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन नेवर बी जीरो। मास कभी भी जीरो नहीं हो सकता। अगर कोई मैटर प्रेजेंट है, ठीक है, चाहे वो गैस हो, सॉलिड हो, लिक्विड हो, उसके अंदर क्वांटिटी प्रेजेंट होगी, ठीक है। ये स्केलर क्वांटिटी होता है, मास हमेशा स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है। नेक्स्ट अब वेट देखते हैं। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द फोर्स विथ विच इट इज अट्रैक्टेड टूवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। ये जो हमने बोला 10 kg, 62 kg, 42 kg, ये क्या बोला मैंने? मास के साथ ग्रेविटी भी इन्वॉल्व है। तो कितने फोर्स से हम अर्थ की तरफ खींच रहे हैं, कितने फोर्स से हम अर्थ की तरफ खींच रहे हैं, वो मल्टीप्लाई में एक्चुअल में जो मास है, ये हमें क्या देता है?
वेट देता है। ठीक है, तो वेट क्लियर हुआ। जो हम बोलते हैं ये मेरा इतना केजी है, इतना केजी है, वो एक्चुअली में मास नहीं बोलते, अब हम क्या बोलते हैं, वेट बोलते हैं। ठीक है, वो हम लेमन टर्म में ऐसे बोल रहे होते हैं। लेकिन इसी को तुम जी से डिवाइड कर दोगे तो तुम्हारा एक्चुअल मास निकल जाएगा। ठीक है, वेट का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन। और ये कभी भी कांस्टेंट नहीं होता है, ये हमेशा वेरी करता है। वेरी क्यों करेगा, वेट इक्वल्स टू बी एम जी, वेट इज अ काइंड ऑफ फोर्स ना, दैट्स वाई वेट इक्वल्स टू एम जी। जी की वैल्यू वेरी करेगी तो वेट की वैल्यू भी वेरी करेगी। जी कम होगा वेट कम होगा, जी बढ़ जाएगा वेट बढ़ जाएगा, क्योंकि मास हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट। ये हमने यहाँ पे देखा भी, ये वेरी करेगा। क्यों वेरी करेगा, जी वेरी करता है इसलिए। वेट जीरो भी हो सकता है, कैसे, लेट सपोज किसी भी सरफेस का, किसी स्पेस का अगर जी जीरो है, भले ही उसके अंदर 100 किलो मास रख दो तुम, ठीक है 100 किलो मास रख दो, तो उसके ऊपर वेट कितना लग रहा होगा, 100 इंटू में जीरो इक्वल्स टू 0 न्यूटन। ठीक है, और वेट का फॉर्मूला क्या है, m इंटू में जी। वेट कैसा है, एक वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों ही रहता है। बट जो मैंने बोला था रिलेशनशिप कि जी मून का क्या होगा, 1/6 जी ऑफ अर्थ होगा। ठीक है, तो जब जी 1/6 होगा तो वेट पे भी इतना ही फर्क पड़ेगा। वेट ऑफ मून इज ऑलवेज 1/6 वेट ऑन अर्थ। अगर तुम्हारा यहाँ पे जो हम लेमन टर्म में जिसको मास बोल रहे थे वो मास नहीं है, अगर मैं यहाँ पे 60 न्यूटन का हूँ, ठीक है, मेरा वेट यहाँ पे अर्थ के ऊपर 60 न्यूटन का है, तो वेट ऑन मून कितना हो जाएगा, 1/6 ऑफ वेट ऑन अर्थ, 1/6 इंटू में 60 कितना हो जाएगा, ये 10 न्यूटन। ठीक है, तो वेट ऑन मून इज 10 न्यूटन बट मास ऑलवेज कांस्टेंट, आइदर अर्थ और अर्थ एंड मून। ठीक है, मास कांस्टेंट रहने वाला है। अब ये प्रूफ कैसे करेंगे कि 1/6 होता है, तो देखो यहाँ पे एक डेरिवेशन मैंने करके दिखाया, तुम्हारे बुक में भी है। मास ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, स्मॉल एम, मास ऑफ मून क्या ले लेते हैं हम, कैपिटल एम। ठीक है, और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट तो हर जगह कैपिटल जी ही रहेगा। वेट ऑफ मून, वेट ऑन द मून क्या होगा, डब्ल्यू और स्मॉल एम फॉर मून, और रेडियस ऑफ मून को हम ले लेते हैं आर। ठीक है, ये मून है और ये है अर्थ। ठीक है, इसका मास क्या है, कैपिटल एम, और अर्थ का मास क्या लिया यहाँ पे, सपोज यहाँ पे ले लिया इन्होंने लेट वेट ऑन द अर्थ इज डब्ल्यू ई, अर्थ का वेट, अर्थ पे वेट कितना है, डब्ल्यू ई का। मास ऑफ अर्थ क्या है, 100 टाइम्स ऑफ मास ऑफ मून। अगर मून का m है तो अर्थ का क्या हो जाएगा, 100 m। ठीक है, रेडियस ऑफ मून कितना है, r है, रेडियस ऑफ मून r है, तो रेडियस ऑफ अर्थ कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ मून, 4r हो जाएगा। ठीक है, तो वेट ऑन द अर्थ की वैल्यू बढ़ जाएगी, वेट ऑन द अर्थ इज इक्वल्स टू जी इंटू में m इंटू में स्मॉल m अपॉन में r स्क्वायर। ठीक है, इसकी वैल्यू अगर हम अब पुट करेंगे, वेट इज द काइंड ऑफ फोर्स ना, ये चीज़ हम पहले ही पढ़ चुके हैं ऊपर। तो g इंटू में, g की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, मास ऑफ द अर्थ, यहाँ मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, रेडियस ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मास ऑफ द अर्थ इज 100 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ मून, 100 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ मून। ठीक है, वो मास ऑफ मून इज कैपिटल एम, तो कैपिटल एम करके छोड़ देते हैं, इनटू में मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज स्मॉल एम। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है पहले, अपॉन में रेडियस ऑफ अर्थ इज 4 टाइम्स ऑफ द रेडियस ऑफ मून, 4 टाइम्स ऑफ द रेडियस ऑफ मून। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे हमने ले ली। ये इक्वेशन बन गया सेकेंड और ये इक्वेशन बन गया फर्स्ट। क्यों, वेट ऑफ द मून इक्वल्स टू बी सेम जी इंटू में वेट ऑफ द मून इज एम, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज स्मॉल एम अपॉन में आर स्क्वायर। ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन टू, इसको आप कर दिया हमने, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या कर दिया यहाँ पे, डिवाइड कर दिया। वेट ऑफ द मून अपॉन में वेट ऑफ द अर्थ, क्या था वेट ऑफ द मून, जी इंटू में एम
स्मॉल एम अपॉन में आर स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर अपॉन में वेट ऑन द मून इज अर्थ इज जी इंटू में 100 टाइम्स ऑफ एम इंटू में स्मॉल एम अपॉन में रेडियस क्या था 4 टाइम्स ऑफ रेडियस, ये इसके साथ मल्टीप्लाई और ये वाला इसके साथ, तो जी इंटू में एम अपॉन में आर स्क्वायर इंटू में 16 आर स्क्वायर अपॉन में जी इंटू में 100 एम स्मॉल एम। तो देखो जी कैपिटल जी से कैपिटल जी गया, कैपिटल एम से कैपिटल एम गया, स्मॉल एम से स्मॉल एम चला जाएगा, आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर चला गया। अब क्या बचा हमारे पास, वेट ऑन द मून अपॉन में वेट ऑन द अर्थ इक्वल्स टू 16 अपॉन में 100, ये चीज़ यहाँ पे आ गई। इसको काटेंगे तो 4 4 जा 16 और ये 25, अप्रॉक्सीमेटली 1/6 पॉइंट समथिंग कुछ भी आएगा। तो तुम देख रहे हो यहाँ पे, क्योंकि हमने यहाँ पे अप्रॉक्स मास नहीं लिया था, अप्रॉक्स रेडियस नहीं लिया था, वहाँ पे तो सिर्फ हमने सपोज कर लिया था, ठीक है, बट अप्रॉक्सीमेटली हम यहाँ पे इतना पहुँच गए हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि वेट ऑफ द मून अपॉन में वेट ऑन द अर्थ इज इक्वल्स टू 1/6 एंड वेट ऑन द मून इज इक्वल्स टू 1/6 ऑफ वेट ऑन अर्थ। तो ये हमने डिराइव करके दिखा दिया, एग्जाम में आ जाता है डेरिवेशन। Ramayo Mentoring Make a Difference. Subscribe us on YouTube and get free doubt clearing session or notes.